नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ गौरवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। 8 और 9 दिसंबर को होने वाले इन्वेस्टर समिट के निमंत्रण के लिए दिल्ली पहुंचे धामी सीएम केंद्रीय मंत्रियों समेत पीएम से आज करेंगे मुलाकात। समिट में आने का देंगे न्योता। दिसंबर माह में देहरादून में आयोजित होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां तेज। शहर में साज सज्जा का काम सजाया जा रहा है राजधानी को। हल्द्वानी में हुए ईजाबेणी महोत्सव को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बुलटिया ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महोत्सव में सरकारी धन के दुरुपयोग का लगाया आरोप। प्रदेश में पेड़ कटान के मामलों को लेकर मंत्री सुबोध उनियाल का दावा। पिछले 2 वर्षों के पेड़ कटान को लेकर एसआईटी कर रही है जांच। कई लोगों को किया जा चुका है निलंबित। जोशीमठ में दरार, भूस्खलन और आपदा के बाद वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही रिसर्च। नीदरलैंड की फुगरो कंपनी धसाव प्रभावित जोशीमठ शहर के 6 जगहों पर भू सर्वे का कर रही है काम। प्रदेश की नगर पालिकाओं और नगर पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो गया है। शासन ने 2 दिसंबर से सभी नगर पालिका और पंचायत में प्रशासक नियुक्त कर दिए हैं। वहीं लोहाघाट के पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने अपना कार्यकाल समाप्त होने पर अपना अमूल्य सहयोग देने के लिए लोहाघाट नगर वासियों को धन्यवाद दिया। वर्मा ने कहा कि लोहाघाट नगर की जनता ने मुझे अपना भरपूर प्यार और आशीर्वाद दिया है। वर्मा ने कहा कि वो अपनी जनता के हर सुख दुख में साथ खड़े हैं। उन्होंने समस्त नगर वासियों से आगे भी भरपूर समर्थन देने की अपील की। सर्वप्रथम लोहाघाट नगर की देवतुल्य जनता को प्रणाम करना चाहूँगा और उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा। जिस प्रकार से उन्होंने 5 साल कब बीते पता ही नहीं चल पाया और जिस प्रकार से उनका सहयोग रहा और आशीर्वाद रहा हर विकास कार्यों में। जो भी लोहाघाट नगर में आज जहाँ पर भी कुछ भी देखने को मिलता है तो यहाँ की जनता के वजह से ही मिलता है, क्योंकि जनता ने बार बार टेलीफोन के माध्यम से ऑफिस में आकर के और जहाँ पर भी मिलता था वहाँ पर रोक करके ये करना है करके जो भी था सब जनता के द्वारा ही हो पाया। और जो लोहाघाट नगर में एक स्वच्छता के प्रति लोहाघाट की जनता ने विशेष सहयोग दिया, मैं पुनः उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं विश्वास से पूरी उम्मीद भी करता हूँ कि जो आगामी आने वाले वर्ष हैं उसमें भी आपका ऐसे ही आशीर्वाद और सहयोग बना रहे और मेरे लायक कहीं पर कोई भी 24 घंटे कहीं भी कोई आवश्यकता पड़ेगी मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला खड़ा रहूंगा। उत्तराखंड जल संस्थान कर्मचारी संगठन रुड़की शाखा ने एक अधिवेशन का आयोजन किया जिसमें कई कर्मचारियों ने शिरकत की। इस दौरान कर्मचारियों की समस्याओं पर भी चर्चा की गई। बेहतर काम करने वाले कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। वहीं प्रदेश के पदाधिकारियों ने कहा कि 17 सूत्रीय मांगों को लेकर 22 और 23 दिसंबर को एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसको लेकर बैठक में रणनीति भी तैयार की जाएगी ताकि आंदोलन को सफल बनाया जा सके, क्योंकि काफी लंबे समय से हमारी मांगों पर शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए अभी कर्मचारियों की सहमति से आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं और उनके सुझाव भी लिए जाएंगे। तो जो हमारा 17 सूत्री मांग पत्र अभी हमारे प्रदेश महामंत्री जी ने कहा उस पर यहाँ पर विचार विमर्श होगा और तदुपरांत जो उन्होंने घोषणा की है कि 22 और 23 दिसंबर से हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जल भवन नेहरू कॉलोनी में देने जा रहे हैं। अगर कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान प्रबंधक पक्ष और शासन द्वारा अति शीघ्र न किया गया हो तो 22 और 23 दिसंबर को वहाँ पर धरना और प्रदर्शन के लिए हमारे सारे कर्मचारी एकत्रित हैं और एकजुट हैं
और जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आज की ये प्रांतीय बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा कि 22 और 23 दिसंबर से मुख्यालय में धरना प्रदर्शन के लिए सभी कर्मचारी एकजुट हैं। हमारे प्रदेश कार्यकारिणी की आज यहाँ पर बैठक बुलाई गई है, जिसमें हमारे गढ़वाल एवं कुमाऊं के दूरस्थ क्षेत्रों से और संख्या में कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इसमें हमारी मुख्य मांगें हैं। पूर्व में जो प्रदेश स्तर पर एक मांग पत्र शासन और प्रबंधक पक्ष को भेजा गया था, उसमें बहुत सारी मांगें ऐसी है जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मुख्य मांगें ये हैं कि उत्तराखंड जल संस्थान और पेयजल निगम का राजकीयकरण किया जाए, राष्ट्रीयकरण की सुविधा बहाल किया जाए और पीएफ में जो ब्याज दिया जा रहा है सेविंग बचत खाते के तौर पर, उसको शीघ्र जो पीएफ के अंतर्गत जो राज्य कर्मचारी या सेंट्रल कर्मचारियों को जो ब्याज दर दी जा रही है, उसी के आधार पर हमारे कर्मचारियों को भी ब्याज की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। लोहाघाट में अपने बेटे को उद्यान विभाग में नौकरी देने की मांग करते हुए एक बुजुर्ग चेतराम ने डीएम चंपावत नवनीत पांडे को ज्ञापन सौंपा और मांग पूरी न होने पर 111वें बार डीएम कार्यालय में धरने पर बैठने की चेतावनी दी। बुजुर्ग ने बताया कि 1993 में वो लोक निर्माण विभाग के लोहाघाट में मास्टर रोल के तहत राजमिस्त्री के पद पर तैनात था और 1995 में लोक निर्माण विभाग की ओर से बनाए जा रहे डिग्री कॉलेज लोहाघाट के निर्माणाधीन भवन की छत से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिस पर विभाग के द्वारा उस समय उसे इलाज का खर्चा और उनके पुत्र को नौकरी देने का आश्वासन दिया गया था। बुजुर्ग ने कहा कि आज 35 वर्ष बीत जाने के बाद ना तो उन्हें कोई मुआवजा मिला है और ना ही उनके बेटे को नौकरी। वहीं डीएम चंपावत नवनीत पांडे ने बुजुर्ग चेतराम की मांग पर उन्हें विचार करने का आश्वासन दिया है। ना वही है मेरी मांग पीडब्ल्यूडी विभाग से कि और नौकरी हर्जा खर्चा इलाज में है कितने पिट्टी के थैले का मुआवजे की मांग को लेकर मैं धरने पर बैठा 110 बार। तो मांगे पूरी नहीं हुई तो मैं इस मांग पर 10 तारीख से फिर बैठूंगा 111 दिसंबर तक। मांग पूरी न होने पर 10 दिसंबर से मैं जिला कार्यालय में यहाँ पीडब्ल्यूडी विभाग में अनशन पर बैठूंगा 111वीं बार। और मांग है मेरे जो लड़का उद्यान में लड़के ने नौकरी की है 4 साल, जिलाधिकारी चौधरी जी ने जिला उद्यान अधिकारी तिवारी जी ने कहा 4 साल नौकरी के बाद ट्रेनिंग कराओ, ट्रेनिंग करने के बाद आप लड़के को और दोबारा नियुक्ति की जाएगी। मैंने एक भाई का लड़का शहीद बना था, 1 लाख रुपया लेकर मैंने कर्जा लेकर लड़के इसको थाने के ट्रेनिंग करवाई। आज कितने बार जिला उद्यान हाँ सब करे रखा नहीं और क्यों रखे गए हैं। सब अन्याय होगा मेरे लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर धाम ऐसा हुआ वैसा हुआ, दुनिया की मांगे पूरी हो गई, मेरी मांगे कौन करेगा पूरी। उत्तरकाशी के सिलगेरा टनल में फंसे उत्तराखंड कोटद्वार के गब्बर सिंह नेगी अपने घर कोटद्वार पहुंचे, जहां कोटद्वार पहुंचने पर स्थानीय लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ गब्बर सिंह नेगी का जोरदार स्वागत किया। इसी बीच विधानसभा अध्यक्ष भी उनके घर पहुंचे और उनका स्वागत कर सम्मान किया। साथियों ने मिठाई खिलाकर भी उनका स्वागत किया। अध्यक्ष ने उनके जज्बे और साहस की भी सराहना की। नया जन्म हुआ, पुनर्जन्म जिसको बोलते हुआ है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मेरा सौभाग्य है आप लोगों का प्यार और आप लोगों ने जो किया है, जो तपस्या की है। हम लोग भी अंदर में तपस्या करते थे। 18 दिन का ये जो चलता रहा, ये महाभारत जिस तरह चला उसी तरह हम लोग भी महाभारत करते रहे, उससे लड़ते रहे। और आप लोगों ने ये हमें बड़ी हिम्मत थी, हमने अपनी हिम्मत को अपने साहस को कभी कम नहीं होने दिया, ताकि हमने हिम्मत हारी नहीं और कभी हमने अपने आप को हारने नहीं दिया। कभी हमने अपने आप को थका हुआ महसूस नहीं किया, क्योंकि मैं अकेला नहीं था, मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। मेरे साथ में और भी मेरे 40 साथी बचे हुए थे, उनको ढाढ़ा चुकाना मेरा काम था, उनको रखना मेरा काम था, क्योंकि सभी साथी लोग मेरे घर में थे। मैं बहुत ही खुश हूँ। एक तरफ जहाँ कोटद्वार में सिद्धबली बाबा जी का महोत्सव, वार्षिक महोत्सव मनाया जा रहा है और पूरा कोटद्वार आज ईश्वरमय हो रखा है। दूसरी तरफ हमारे उत्तराखंड का ही नहीं, हमारे भारत के जो
हीरो हैं, सिलक्यारा के जो हीरो हैं हमारे गब्बर सिंह नेगी जी, उनके घर में निवास में पहुंची हूं और बहुत खुशी हुई उनको मिलके। इतने पॉजिटिव व्यक्ति, उनसे बात करके हमें भी एक एनर्जी आई और जिस तरह से उन्होंने वहां पर सारी चीजों को समझा और बाकी बच्चों को जो 20 से बता रहे 20 साल के भी बच्चे वहां पर थे, उनका ध्यान रखा, मेंटली उनको स्ट्रांग रखा, वो बधाई के पात्र हैं। भगवानपुर घाट क्षेत्र के हालू माजरा गांव में स्वास्थ्य विभाग ने लाखों रुपए की लागत लगाकर एक उपकेंद्र बनाए, लेकिन उपकेंद्र खंडर में तब्दील हो गया, जिससे यहां की राजनीति जो विकास का दावा करती है उसका फेलियर होना ये उपकेंद्र बयान करता है। उपकेंद्र के बिगड़ते हालात के जितना जिम्मेदार स्वास्थ्य विभाग है, उतनी ही जिम्मेदार यहां की राजनीति भी है। जन टीवी ने महिलाओं के स्वास्थ्य के संबंधित मुद्दे को बड़ी प्रमुखता से दिखाया है। अब देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग किस तरह की कार्रवाई करता है ना। आज तक ना तो कोई डॉक्टर बैठा और ना किसी प्रकार की सरकार से कोई इसके बारे में सूचना आई और ना ही इसका कोई ऐसा कोई साधन जो रास्ते का या कोई डॉक्टर का, इसकी कई बार शिकायत भी लगाई गई। बड़े बड़े स्वास्थ्य को लेकर दावे करते हैं, वहीं भगवानपुर घाट क्षेत्र में उनके दावे कहीं ना कहीं हवाई होते नजर आते हैं। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं भगवानपुर के घाट क्षेत्र के हल्लू मजरा गांव में, जहां पर उपकेंद्र बना दिया गया। उपकेंद्र दरअसल गर्भवती महिलाओं के लिए बनाया जाता है, मगर यहां भी कोई सुविधा उनके लिए मौजूद नहीं है। आसपास मैं तस्वीरों में दिखाना चाहता हूं कि किस तरह यहां पर आसपास पानी जो है वो भरा हुआ है और काफ़ी लंबे समय से ये अस्पताल बंद पड़ा है। ना ही तो स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर मौजूद कोई मौका मुआयना करती है और ना ही यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि है जो कि स्वास्थ्य के बड़े बड़े दावे करते हैं और वोट भी लेते हैं, कहीं उनके भी दावे कहीं ना कहीं हवाई होते नजर आते हैं। यहाँ पर जो गर्भवती महिलाएं उन्हें 4 से 5 किलोमीटर भगवानपुर सिविल अस्पताल में जाना पड़ता है, जहां पर उनका इलाज भी बेहतर तरीके से नहीं हो पाता, जिस पर स्वास्थ्य विभाग की चुप्पी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में मौजूद है। अपने कैमरा पर्सन के साथ मेरा ओकरम, भगवानपुर। लोहाघाट क्षेत्र में दिनों दिन बढ़ते जा रहे बंदरों के आतंक से निजात दिलाने की मांग को लेकर शनिवार को गांव की आक्रोशित महिलाओं ने बबीता ढेक के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय लोहाघाट का घेराव किया। इस दौरान एसडीएम लोहाघाट को ज्ञापन सौंपते हुए पिंजरा लगाकर बंदरों को पकड़ने की मांग की गई। नहीं जा पा रहे हैं बच्चे, उनको छोड़ने भी जाते हैं और लाने भी जाते हैं स्कूल में। सबसे पहले तो ये डर है, और इतने महंगे मटर ले गए हैं यहाँ से, प्याज लहसुन ले गए हैं, तो ये कुछ नहीं होने दे रहे हैं वहाँ भी, घर में भी। हम इसी वजह से बहुत परेशान है, तभी यहाँ पहुंचे हैं सभी महिलाएं। हम ये मांग है कि हमें उन बंदरों को पकड़ के ले जाओ, और ये हमारा खेती बाड़ी का बहुत ही नुकसान कर रहे हैं। और हो पाए तो, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। अब घर में भी ना दरवाजा खुला छोड़ सकते हैं, ना आंगन में कुछ रख सकते। अब एक तो इतनी मेहनत करो, अब मेहनत करने के बाद अगर कुछ हाथ ना आए तो फायदा क्या। अब खेती को तो मतलब समझो कि हमारे हाथ तो ना के बराबर ही आती है। अब करो, प्याज लगा रखा है, लहसुन है, मतलब हर एक खेती है। अब जो कुछ भी मतलब जो भी घर में कुछ ये है कि बाहर कुछ रख ही नहीं सकते, ना खेतों में लगा सकते, ना घर में रख सकते। अब बच्चों के लिए भी दिक्कत है। हमारे यहाँ वन विभाग से प्रत्येक प्रभाग में कुछ टारगेट डिवाइड किए गए हैं, जिस टारगेट को पूरा करके हमें उतने बंदर रानीबाग रेस्क्यू सेंटर में भेजने हैं स्टरलाइजेशन के लिए। तो हमारे प्रभाग के लिए जो सितंबर से दिसंबर तक का टारगेट है, 1000 हमारे चंपावत वन प्रभाग में बंदर पकड़े जाने। दिसंबर माह में राजधानी देहरादून में आयोजित होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां तेज होने लगी है, जिसके चलते पूरे शहर भर में रंग रोगन सहित साज सजावट का काम जोरों से चल रहा है। जानकारी देते हुए एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि दिसंबर माह में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए राजधानी दून शहर को सजाया जाए, और इसके लिए हमने 13 ऐसे मुख्य मार्गों को चिन्हित किया है जहां पर रंग रोगन सहित साज सजावट के अनेकों कार्य चल रहे हैं। वहीं समिट को देखते हुए मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की ओर से शहर भर में फसाड नीति के तहत कार्य कराए जा रहे हैं।
मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में बैठक थी और जो हमारा इन्वेस्टर समिट होना है उसमें मेन इवेंट जो तैयारियां करनी है उसके लिए जो अलग अलग कमेटीज बनी हैं, चाहे इन्विटेशन की है, चाहे इवेंट की है, चाहे सुंदरीकरण की है, सारी समितियों की बैठक हुई थी। उसमें निर्देश दिए गए हैं कि जो भी काम करने हैं उसको समयबद्ध तरीके से पूरा कर लिया जाए। सुंदरीकरण का काम हम लोग प्राधिकरण से कर रहे हैं, उसमें भी हम और तेजी लाएंगे ताकि अगले 5-6 दिनों में हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे देखिए मुख्य जो देहरादून के मार्ग हैं 13 सड़कें वो लगभग सभी हमने ले ली हैं। जौलीग्रांट से आते समय या रायपुर की है या जो हमारा प्रिंस चौक का है, राजपुर रोड है, सारी रोड जितनी मुख्य सड़कें 13 सड़कें हमने चिन्हित कर रखी हैं और उस पर हम लोग काम कर। और इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे खबर की। और प्रदेश में आए दिन पेड़ कटान के मामले सामने आ रहे हैं और इसको लेकर विभागीय मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में जितने भी इस तरह के मामले सामने आए हैं उन सभी पर जांच बिठाई गई है। चक्राता और टॉन्स वन प्रभाग में भी एसआईटी जांच कर रही है, जबकि लाल कुआं में पेड़ कटान के मामले को लेकर एसआईटी बिठाई गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि इन मामलों में अभी तक कई लोग निलंबित किए जा चुके हैं। कि ये पिछले 2 वर्षों के अंदर जहां पर भी इस तरह की घटनाएं मिल रही है हम तुरंत उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। कई डीएफओ सस्पेंड हुए हैं, रेंजर सस्पेंड हुए हैं, डीएलएम सस्पेंड हुए हैं। 23 से ज्यादा लोगों को निलंबित किया गया है। पीसीसीएफ रैंक के अधिकारी को भी निलंबित किया गया था। तो एक डीएफओ को जेल भेजने का काम किया गया, रेंजर्स जेल गए हैं। तो मैं आपसे कहूँ कि इसमें किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लाल कुआं की भी एसआईटी जांच चल रही है। अब ऐसा कालसी चक्राता भी एसआईटी बैठाई गई है और जो चक्राता और टोन्स में एसआईटी बैठाई गई है और कालसी में भी विभागीय एसआईटी काम कर रही है। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के अंतर्गत चंपावत जिले के जनकपुर में 2 दिसंबर को आयोजित होने वाले निवेश कॉन्क्लेव में लगभग 500 करोड़ रुपए के विभिन्न निवेश के लिए एमओयू होने की संभावना है। जिले के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी संस्थान टनकपुर में आयोजित इन्वेस्टर समिट के संबंध में जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि जिले के टनकपुर में आयोजित मिनी इन्वेस्टर समिट में लगभग 500 करोड़ के निवेश पर एमओयू होने हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश के साथ साथ देश भर के निवेशकों को भी आमंत्रित किया गया है। जो कल का हमारा मिनी कॉन्क्लेव चंपावत टनकपुर में प्रस्तावित है उसमें हम उम्मीद करते हैं कि लगभग 500 करोड़ के आसपास के हमारे एमओयूज कल होने जा रहे हैं। मुख्य जो हमारा फोकस जो सेक्टर निकल के आ रहा है वो सौर ऊर्जा है, जहाँ पे हमारे पास करीब 20 मेगावाट से भी ज़्यादा के प्रपोजल्स प्रस्तावित हैं। तो मुझे लगता है करीब 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम करने जा रहे हैं चंपावत में। उसके अलावा जो एग्रो प्रोसेसिंग है और जो हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर्स हैं उसमें हमारे पास काफ़ी सारे प्रपोजल्स आए हैं। लगभग 150 करोड़ के प्रपोजल्स उस क्षेत्र में भी आए हैं। भाजपा विधायक के द्वारा उठाए गए स्मार्ट सिटी के सवाल को लेकर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि विधायक ने क्या कहा इसकी उन्हें जानकारी नहीं है, लेकिन काम तेज गति से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो काम पेंडिंग चल रहे थे वो अब तेज गति से हो रहे हैं और इसके लिए वो खुद भी निरीक्षण कर रहे हैं। आपको बता दें कि भाजपा विधायक विनोद चमोली ने बयान जारी कर कहा था कि स्मार्ट सिटी का काम हो रहा है, वो डीपीआर के अनुरूप नहीं चल रहा है। उन्होंने क्या कहा मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि अभी पहली प्राथमिकता है कि जो काम हमारे सामने उसको पूरा करें और बहुत तेजी से काम पूरा करें। इन्वेस्टर समिट हमारे सामने आप देखें लगातार, चाहे मुझे स्थलीय निरीक्षण करना हो, अधिकारियों से बातचीत करनी हो, किसी से भी कहना हो, आज मैं कह सकता हूँ जो काम बहुत पेंडिंग थे, जो काम बहुत तेज गति से नहीं चल रहे थे, आज तेज गति से भी चल रहे हैं और काम पूरा होने की स्थिति में।
तो हमारा मकसद है कि जो जनता के मन में ये भाव था कि स्मार्ट सिटी से हमें क्या होने वाला है, उनको मैं कहना चाह रहा हूँ स्मार्ट सिटी से काम को हम अंतिम रूप की तरफ ले जा रहे हैं। तो भगवान ने चाहा तो अब स्मार्ट सिटी हमारी देहरादून की दिखाई दी। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार के द्वारा हल्द्वानी में कराए गए ईजा बैणी महोत्सव पर कई सवाल खड़े किए हैं। दीपक बलूटिया ने कहा कि इस कार्यक्रम में सरकारी धन का खुला दुरुपयोग किया गया है और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से खुद को महिमा मंडित किया गया है, जिससे हल्द्वानी की जनता को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आलू मिष्ठान जो वितरित किए गए, सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ और ये पहली बार इतिहास में हुआ है, क्योंकि जिस तरह से गाड़ियों का अधिग्रहण किया गया, जिस तरह से पूरियों का वितरण किया गया और वो भी पूर्ति विभाग द्वारा उसका खर्चा वहन किया गया, ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय में होता था पहले, लेकिन अब जो है अपने को महिमा मंडित करने के लिए सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया और इसको लेकर कांग्रेस जो है माननीय न्यायालय की शरण में जाएगी ताकि जनता के धन की बर्बादी ना हो और जनता का धन जो है वो सही जगह लगे जिससे जनता का हित हो। 7 दिन से 8 दिन से जिला प्रशासन इस कार्यक्रम में लगा रहा, अपने जो रोजमर्रा के काम है उनको छोड़ करके इसको सफल बनाने के लिए, वो भी महिमा मंडित कार्यक्रम में इस तरह से दिखाया गया जिसको सरकारी प्रोग्राम दिखा के सारा पैसा जो है सरकार का लगा और तैयारी 2024 की। उत्तराखंड बीजेपी की प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम हल्द्वानी पहुंचे, जहां पर उन्होंने पार्टी जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है और हमेशा जनता के बीच बने रहते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार गरीबों, पिछड़ों, दलितों, असहायों के लिए समर्पित सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार ये कहा है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का है। दिसंबर माह में राज्य सरकार के द्वारा इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाना है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे। वहीं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल पर प्रभारी गौतम ने कहा कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। देखिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ मैं दावे और ताकत से कह सकता हूं कि वहां की जनता ने डबल इंजन की सरकार को लाइक किया है, मोदी जी के नेतृत्व को लाइक किया है। जिस प्रकार से हम लोगों को गरीबी रेखा से निकालने का काम कर रहे हैं, आज 13 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से निकल चुके हैं। हम नारा नहीं देते गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, हम काम करते हैं। और कांग्रेस के शासन के अंदर जिस प्रकार से आपने देखा होगा, हमने 11 करोड़ लोगों को घरों के अंदर शौचालय पहुंचाने का काम किया है। विगत दिनों नैनीताल जिले में हुए 3 बड़े सड़क हादसों में 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। सड़कों की खराब हालत पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि सड़कों को ठीक करने के लिए बजट जारी कर दिया गया है, जल्द ही सभी सड़कें दुरुस्त की जाए। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री धामी ने सड़कों की खराब हालत पर मीडिया के द्वारा पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि शासन ने सभी जिलों की सड़कों को दुरुस्त करने के लिए बजट जारी कर दिया है और सभी जिलाधिकारियों को खुद सड़कों के कार्यों के मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। सड़कों के लिए अभी जो जरूरी धनराशि है वो जारी हो गई है, जल्दी ही उनके टेंडर होंगे और मैंने इसकी खुद समीक्षा की है उस घटना के बाद और जल्दी हमारा ये सड़क का जो काम है वो धरातल पर उतरेगा। दून वासियों को भारत सीरीज का नंबर काफी पसंद आ रहा है। आपको बता दें कि यहां अब तक 542 गाड़ियों में भारत सीरीज की नंबर प्लेट लग चुकी है। इस साल अब तक देहरादून में 300 से ज्यादा गाड़ियों में BH सीरीज की नंबर प्लेट लगाई जा चुकी है। नई गाड़ियों के साथ ही पुरानी गाड़ियों में भी ये नंबर लगवाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने और ट्रांसफर के बाद पुनः पंजीकरण की समस्या से बचने के लिए भारत यानी BH सीरीज की नंबर प्लेट लगाई जा सकती है। इस सीरीज की नंबर प्लेट दून के लोगों को खूब रास आ रही है। अपनी पुरानी कार में भी वाहन स्वामी BH सीरीज की नंबर प्लेट लगवा रहे हैं। यह प्रावधान है कि अगर किसी अन्य राज्य में, अगर एक राज्य की गाड़ी वहाँ रजिस्टर्ड है, अन्य राज्य में जाती है
तो नियमानुसार उसे वहां का लोकल नंबर लेना होता है, टैक्स जमा करना होता है। कई लोग पूरे देश में 4-5 जगह नौकरी करते हैं, उनको बार बार अपनी गाड़ी के नंबर चेंज करने पड़ते हैं। इन सब चीजों से बचने के लिए MORTH ने BH सीरीज रिलीज किया है, जारी किया है। BH सीरीज के अंतर्गत होता है कि इसका नंबर पूरे देश में कहीं चेंज नहीं करवाना पड़ता। अगर किसी अन्य राज्य में ट्रांसफर होता है किसी व्यक्ति का है, तो सिर्फ वहां का लोकल जो टैक्स है वो जमा करना पड़ता है, नंबर वही रहता है, नंबर बार बार चेंज नहीं करना पड़ता है। हर साल की तरह इस साल भी जोशीमठ नगर में एक दिवसीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस युवा खेल महोत्सव में कई ग्राम पंचायत के युवक मंगल दलों ने और महिला मंगल दलों ने कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया। आपको बता दें कि ये युवा खेल महोत्सव का कार्यक्रम जोशीमठ के ब्लॉक सभागार में किया गया, जहां खासकर युवा खेल महोत्सव में सैकड़ों की तादाद में लोग भी मौजूद रहे। इस खेल महोत्सव में खासकर जोशीमठ नगर के आसपास के विद्यालयों के बच्चों ने भी कई प्रकार के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया। को बढ़ावा देने के लिए, लोक कलाकारों को मंच देने के लिए युवा महोत्सव 2023 विकासखंड जोशीमठ में आज एक दिन का यहाँ पर एक कार्यक्रम किया गया। इसमें हमारे दूरस्थ क्षेत्रों से युवक मंगल दल और महिला मंगल दल के लोक कलाकारों ने अपनी लोक संस्कृति को जीवंत रखने के साथ साथ अपनी अपनी प्रतिभा को बढ़ाने के लिए यहाँ पर अपना प्रदर्शन किया। आप देख सकते हैं कि बहुत दूर दूर से हमारे ये छोटे छोटे लोक कलाकार, महिला मंगल दल, युवक मंगल दल के लोगों ने यहाँ पर बहुत ही आकर्षक प्रस्तुतियाँ दी। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।